Hello, good afternoon, everyone. हाँ जी, आकांक्षा बोलिए। हेलो। Uh, Actually, I have to take this class, Chetan sir. हाँ हाँ, मैम ठीक है। आप तो आगे कंटिन्यू लोगे ना आप क्लास आज? हाँ जी आईओटी की। हाँ, तो अभी सर ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं नहीं, आई हैव टू टेक द क्लास। ओके, यू वांट टू टेक क्लास, ओके। ठीक है मैम, यू कैन कंटिन्यू, आई लीव। श्योर सर, थैंक यू। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। Am I audible to all? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? क्लास ऑनलाइन आप लोग हो कि नहीं हो ऑनलाइन क्लास में, या सिर्फ अरे तो रिस्पॉन्ड करो ना, चैट्स के थ्रू नहीं, वैसे रिस्पॉन्ड करो मुझे। We will have an interactive class. I don't want anyone to write on chats. We will talk. Hello? Hello? Yes, ma'am. So who all are present in the class? एक बार अपने नाम बोलो सारे। नाम बोलो सारे अपने। आई विल नोट डाउन द नेम्स और उसी को ये अटेंडेंस मिलेगी सिर्फ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Visible है. ओके। ओके, we will start with cloud computing in IoT, right? So what do you guys understand by cloud computing? आप लोगों ने पहले मुझे बताओ, हैव यू डन बीसीए बीटेक और क्या करा हुआ है आप लोगों ने एमसीए से पहले? क्या करा हुआ है आप लोगों ने? बीसीए, व्हाट एल्स? बाकी स्टूडेंट्स ने बीएससी कोई करके आया है? ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम पहले कभी सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? किसी ने सुना है कभी? डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? कौन बताएगा? स्टॉप टाइपिंग एंड स्टार्ट आंसरिंग। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? कौन बताएगा Uh, डेटा? Set of information, ma'am. सॉरी? It's a collection of information. A set of information. ओके। नॉलेज क्या होता है? I think मैम ये भी डेटा का कलेक्शन ही होता है. जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा इज अ रॉ, मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डेटा कैन बी एनीथिंग। बट उस डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता जब तक हम उस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में जब तक हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, तब तक उस डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता। इट इज मीनिंगलेस। जैसे ही हम उस डेटा को एक मीनिंग देना शुरू करते हैं, जैसे मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे, ए बी सी डी,
या कुछ भी रैंडम कैरेक्टर्स लिखे, रैंडम नंबर्स लिखे, इट डजंट मीन एनीथिंग अनलेस आई राइट समथिंग लाइक टेबल, TABLE। जैसे ही वो कैरेक्टर्स को मैंने एक साथ ज्वाइन किया तो उसका क्या मतलब बन गया, एक मीनिंग बन गया टेबल, एंड आई नो कि इस टेबल वर्ड का क्या मीनिंग होता है, राइट। सो व्हेन आई ऑर्डर माई डेटा और पुट इट इन सम पैटर्न, तो उसको उससे जो इंफॉर्मेशन हमें को निकल के आती है, दैट इज योर नॉलेज, ठीक है। एंड हाउ टू यूज दैट नॉलेज इन आर एनी सिस्टम, दैट इज योर विजडम। सो उस नॉलेज को हमें कैसे यूज करना है, कैसे उससे हमें इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी है, और उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके हमें उसे आगे कैसे यूज करना है, दैट इज योर विजडम। सो डेटा जो होता है हमारा आज की डेट में कितना ज़्यादा एबंडेंस हो गया है डेटा का, बहुत ज़्यादा एबंडेंट डेटा हो गया है, राइट। एंड और हम कितने अभी आज की डेट में टेराबाइट्स एंड ऑल में हम डेटा स्टोर करने लग गए हैं। पहले की अगर मैं बात करूं डाउन द लाइन, अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं, तो KBPS में हमारा डेटा पहले स्टोर होता था एंड इट वाज वेरी कॉस्टली, राइट। लेकिन आज की डेट में हमारा डेटा टेराबाइट तो बहुत एक आम बात हो गई है, जेटाबाइट, और मतलब आगे और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो जो हमारा डेटा है, जो हमारा डेटा है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, हम उसे कैसे यूज करते हैं, वो सब हम किस में पढ़ेंगे। जो हमारा ऑनलाइन डेटा है हम उसको कैसे स्टोर और यूज करेंगे, दैट वी विल रीड अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। दिस इज द कोर आइडिया इज द ट्रेडिशनल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर ओन्ड, इंस्टॉल्ड एंड मैनेज लोकली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो अपना डेटा फिजिकली मैनेज करके रखती थी। डेटा सेंटर्स कोई गया है कभी, किसी ने विजिट किया डेटा सेंटर आज तक कोई गया है कभी? नो मैम। डेटा सेंटर्स में क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी मौका मिले आप लोग विजिट करके देखना, वहां पे बहुत बड़े बड़े स्टोरेजेस होते हैं हमारे पास जहाँ पे हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरेजेस आज की डेट में वो फिजिकल हमारा कितना स्पेस ले लेते हैं फिजिकली, है ना। तो हर कंपनी का, अब जैसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, सब चलाते हो इंस्टाग्राम फेसबुक, आप लोग जैसे एक भी स्क्रॉल करते हो, कोई भी वीडियो डालते हो कुछ भी डालते हो, तो उससे कितना डेटा हमारा बढ़ता चला जाता है, राइट। तो पहले की जो कंपनीज होती थी वो क्या करती थी कि उन डेटास को, उन डेटा जो भी उनका डेटा होता था वो उनको फिजिकली स्टोर करके रखती थी, या उनको मतलब स्पेस खरीदना पड़ता था उनको, ठीक है। और मतलब उनकी जो जितनी भी चीजें थी सारी ओन्ड थी। जैसे कि अभी जैसे हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं, पूलिंग करते हैं। जैसे अगर आप लोग एक कार में, एक पब्लिक कार है, ठीक है, एंड यू आर गोइंग पूलिंग दैट कार, तो उससे हमारा जो ट्रैफिक है रोड पे कितना कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही एक कार में 4 बंदे जा रहे हैं और अगर वही चारों बंदे अपनी अलग अलग कार लेके जा रहे हैं तो उससे ट्रैफिक कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव शिफ्टेड in the terms of traffic management and data management from traditional system to cloud computing system। जैसे पहले की उसमें क्या होता था, सर्वर्स होते थे, स्टोरेज सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से अपने पास करके रखती थी, ठीक है। उससे क्या होता था कि हमारी फिक्स कैपेसिटी होती थी। जैसे रिसोर्सेज आर प्री डिसाइडेड, स्केलिंग रिक्वायर्स बाइंग न्यू हार्डवेयर्स, ठीक है। जैसे अगर हमें मैंने एक सिस्टम खरीद के रख लिया, मैंने एक स्टोरेज कैपेसिटी खरीद के रख ली, सपोज मैंने एक पेन ड्राइव भी खरीद ली, तो मैंने पहले से 62 GB की पेन ड्राइव खरीद रखी है। अब मुझे उसमें मेरा डेटा जो है मेरा बढ़ गया डेटा, अब लेकिन मेरे पास 62 GB का फिक्स्ड अमाउंट है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक नया खरीदना पड़ेगा पेन ड्राइव, या मेरे को एक नई हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, राइट। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि डेटा ऐसे इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है, मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे डेली की डेली कितना डेटा बढ़ रहा है सबका, तो इतना डेली डेली इतना कंपनी के लिए इज नॉट फिजिबल कि डेली डेली एक नया स्टोरेज डिवाइस खरीदे या स्टोरेज लोकेशन खरीदे। तो दैट्स वाई द कंपनीज मूव टू लाइक वेरिएबिलिटी, मतलब उनको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे कि उनको बार बार डेली डेली नई अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए नए डिवाइसेस खरीदने ना पड़े, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि वो दे स्विच टू क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब चाहे वहां पे जितना डेटा हमारा इकट्ठा होता जाए उतनी हमारी एक्सटेंसिबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे आप लोग विजिट करते हो, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कोई एक नई वेबसाइट बनाई, मुझे कोई बताएगा कि जैसे किसी ने नई वेबसाइट बनाई, ठीक है, आप लोगों ने,
अब उसमें जैसे पहले आपके न्यू वेबसाइट पे कितने यूजर्स लैंड करेंगे, कितना फुटफॉल होगा, 150, 200, मतलब कम ही रहेगा फुटफॉल। लेकिन जैसे जैसे आपका उस पे फुटफॉल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका, जैसे आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या कुछ भी है, तो उस पे पहले शुरू में जो फुटफॉल रहेगा बहुत लो रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता जाता है, ट्रैफिक बढ़ता जाता है, फुटफॉल बढ़ता जाता है, तो हमारा जो स्टोरेज का कैपेसिटी है, हमें जो उसका जो लोड मैनेजमेंट करना है, वो भी हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है? जैसे अगर मैं एक बॉक्स के अंदर मेरा 100 किलोग्राम्स का सामान आ सकता है, तो मैं 200 किलोग्राम उसमें नहीं रख सकती। तो मुझे उतना ही बड़ा बॉक्स चाहिए। तो ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या हेल्प करता है कि जैसे अगर वेबसाइट पे हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमारा फुटफॉल बढ़ रहा है, विच इज़ गुड फॉर द बिज़नेस, तो साथ-साथ एक्सटेंड करता जाएगा उसका जो स्टोरेज है। जो-जो उसका लोड बैलेंसिंग है, वो साथ-साथ एक्सटेंड करता जाएगा, राइट? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप अमेज़न, मिंत्रा वगैरह विज़िट करते हो, तो साइट्स क्रैश नहीं होती, बहुत कम क्रैश होती हैं। कोई बताएगा क्यों नहीं क्रैश होती? एक बारी में लाखों लोग उसको विज़िट कर पाते हैं। कोई बताएगा क्यों इसका रीज़न? एनीवन? एनीवन? बताओ? किसी को नहीं पता? उनका डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है, तो उनके जब भी हम फैच करते हैं तो हमको विदाउट एरर जो डेटा है वो डायरेक्ट क्लाउड से मिल जाती है फाइल्स हमारे ब्राउजर को। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपने डेटा एक्सट्रैक्शन कर लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे उस पे अगर इतना ज़्यादा फुटफॉल है हमारे यूज़र्स का, कंज्यूमर्स का, लोड तो उस टाइम बैलेंसर पे रहता है, उसके मल्टीपल सर्वर्स है, तो जब भी ट्रैफिक आता है तो अच्छा। एग्ज़ैक्टली। तो जो बैलेंसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? क्लाउड के थ्रू होती है सारी। एंड क्लाउड का क्या मतलब है? सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ सारा इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन। जैसे-जैसे हमारा लोड बढ़ेगा, वैसे-वैसे उसका जो बेस है, जो बैलेंसर है, वो उसको उतना एक्सटेंड करता चला जाएगा। ठीक है? जैसे-जैसे हमारा डेटा बढ़ेगा, तो जो स्टोरेज है हमारी उस हिसाब से हमारी बढ़ती चली जाएगी। दिस इज़ अ टेक्नीक यूज्ड बाय मेजर होस्टिंग प्रोवाइडर्स, लाइक जैसे हमारे अमेज़न सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एडब्ल्यूएस हो गया या कोई और हो गया, ठीक है? ये लोग वीपीएस हो गया, तो ये लोग ये वाली टेक्नीक यूज़ करते हैं आज की डेट में, ठीक है? तो उससे जो हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते थे जिसमें मतलब सब कुछ चीज़ें फिक्स रहती थी, वो उन चीज़ों को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, राइट? तो जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी और फिक्स कैपेसिटी होती थी उनकी। मतलब हर बार एक हमें नया रिसोर्स, नया हार्डवेयर लेके खरीद के कंपनी को लाना पड़ता था और उसको उसमें इंस्टॉल करना पड़ता था। कई बार तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत आते थे। आप लोग जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में? एनी वन ऑफ यू आर वर्किंग? कंपनी में कोई जॉब कर रहा है प्राइवेट में? आप लोग वहाँ पे देखते हो कैसे, मतलब कैसे वर्किंग सिस्टम होता है अभी आज की डेट में, वहाँ पे कैसे चल रहा है सब? मतलब सारी चीज़ें फिक्स रहती है यहाँ पे कि डायनामिक रहती है? आप लोग उसमें खुद देखोगे, आपको खुद डिफरेंस समझ आएगा। ओके। डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है? हम ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, हम इंटरनेट से कनेक्ट होके जब हम उसकी कंप्यूटिंग सर्विसेज की मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ सर्वर्स की, अब हमें फिज़िकल सर्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें एक वो रैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें स्पेस नहीं निकालना पड़ता अपनी कंपनी में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, नॉट इवन इन द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि हमें एक पहले क्या होता था कि पहले ट्रेडिशनल सिस्टम्स में क्या होता था कि हमें एक रैक चाहिए होता था, इतना बड़ा 9 यू का रैक चाहिए, 12 यू का रैक चाहिए, फिर उसमें सर्वर्स रखने पड़ते थे, फिर उनको मैनेज करना पड़ता था फिज़िकली, फिर उनका बैकअप लेना पड़ता था, मतलब जैसे वीकली या मंथली हमें बैकअप लेना पड़ता था। ठीक है? स्टोरेज की दिक्कत आती थी, डेटाबेस मैनेजमेंट की दिक्कत आती थी। जैसे डाउन द लाइन अगर मैं कहूँ 10 साल का मुझे डेटाबेस चाहिए, तो मुझे वो बैकअप में जाके ढूँढना पड़ता था। ठीक है? एंड देन सॉफ्टवेयर ऑल्सो, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी भी, मतलब उस टाइम पे एक सर्वर के लिए जो इंस्टॉल करने पड़ते थे सॉफ्टवेयर्स, दे वर नॉट
दे वर वेरी हैवी, बहुत हैवी होते थे उससे सिस्टम, हमें एक एडवांस सिस्टम चाहिए होता था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें किसने ओवरकम कर ली डाउन द लाइन? क्लाउड ने। क्लाउड ने उन चीज़ों को इतना ईजी बना दिया, इन सब चीज़ों को बेसिकली, कि अब हमारे ऐसे क्विकली हमारा काम होता है बहुत ज़्यादा। इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे ऑन डिमांड रिसोर्स एलोकेशन। अब जैसे क्या होता है कि पहले के सिस्टम्स में क्या होता था कि मुझे कोई एक नया फीचर, एक पूरा मेरे पास एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है या कुछ भी है, मुझे उसको बाय करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें कस्टमाइजेशंस नहीं होती थी। उसमें क्या होता था कि आपको एक साथ ही बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिसमें से आधे से ज्यादा आपके यूज के ही नहीं होते थे, ठीक है। तो लेकिन अब की डेट में क्या हो गया, अब चीजें इतनी कस्टमाइज आने लग गई हैं कि आपको जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वही रिसोर्स आपको मिलेगा और उसी के हिसाब से आपका एक्सपेंस आएगा, विच इज वेरी टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग ऑल्सो। स्केलेबिलिटी, easily इंक्रीज डिक्रीज रिसोर्सेज, आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए, जितने कम चाहिए, उसके हिसाब से स्केलेबिलिटी आपको क्लाउड के थ्रू मिल जाती है बहुत इजीली। पे एज यू गो मॉडल, वही चीज सेम, जो आपने रिसोर्सेज यूज करे, जो आपका रिसोर्स एलोकेशन हुआ, जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी, जितने टाइम की रिक्वायरमेंट थी, जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, उसी का ही आप पेमेंट करोगे, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, मतलब अगर आप यहाँ बैठे हो और अगर आपको अमेरिका में उस चीज को एक्सेस करना है, सो यू कैन इजीली एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको प्रेजेंट लोकेशन पे होना जरूरी है, ठीक है। देन रिसोर्स पूलिंग, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग मल्टीपल यूजर्स, ऑब्वियसली। अब जैसे उसमें हम आगे पढ़ेंगे वर्चुअल मशीन्स का भी, जिसमें हम एक उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स जो हैं, एक मशीन पे मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। सो वी कैन डू रिसोर्स पूलिंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन शेयर अ प्रिंटर विथ अदर यूजर्स ऑल्सो, राइट। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बैचेस में, सीक्वेंस में काम होता था, बैच सिस्टम्स होते थे हमारे, बट आज की डेट में दिस हैज बीन ऑलरेडी ओवरकम्ड, मतलब हमारा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग को हम मान सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ग्रिड, ठीक है। अब उसमें क्या चाहिए होता था कि पहले के घरों में सबका अपना जनरेटर्स होते थे और फिर जितने टाइम पे वो चले उसका पे करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में सब चीजें बहुत शेयरेबल हो गई हैं एंड things have become very easy, right? Now the main differences among traditional and cloud would be cost क्या है, high upfront। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में कॉस्ट बहुत हाई रहती थी, लेकिन क्लाउड में जो आपने यूज किया आपको यू हैव टू पे फॉर दैट ओनली। स्केलेबिलिटी में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू यूज दोज ट्रेडिशनल सिस्टम्स, और उनमें स्केलेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती थी। स्केलेबिलिटी मतलब वी कुड नॉट एक्सटेंड दो सिस्टम्स, हमें जैसे रिक्वायरमेंट होती थी हमें एक्सटेंड नहीं कर पाते थे उसको ऑन द गो, हमें उसके लिए परचेज करना पड़ता था उसको, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते थे। बट विद क्लाउड इट इज वेरी इजी। मेंटेनेंस के लिए हमें बार बार जैसे एएमसीज हम लोग देते थे, यहाँ पे हमें एएमसी सिर्फ क्लाउड की देनी पड़ती है, हमें फिजिकल सर्वर्स इन सब की एएमसी नहीं देनी पड़ती। उसमें क्या होता था कि जैसे अगर किसी के कंपनी में है पुराने वाले सिस्टम्स, तो उसको पता होगा कि कंपनी से जो जिनके साथ थर्ड प्रोवाइडर्स जिनके साथ हमने वो लिए होते हैं, सॉफ्टवेयर लिए होते हैं, तो वो लोग आते हैं अपना सिस्टम पूरा बैकअप लेके जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं, ठीक है। बट क्लाउड में क्या होता है, ऑन द गो सब चीज़ें होती हैं, बैकअप्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और जो यूज़र होता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ अपना मजे से अपना सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको यूज़ कर रहा होता है। एक्सेसिबिलिटी इज ऑलवेज लिमिटेड, यू हैव टू गो ऑन द लोकेशन, वहीं पे जाके आपका सारा काम होगा। बट इन क्लाउड सिस्टम्स एक्सेसिबिलिटी इज ग्लोबल, आप कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, बस वहाँ इंटरनेट होना चाहिए और वहाँ पे आप बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हो। रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स में था वो बहुत ही लो था, मतलब अगर एक सिस्टम में जब भी हमारे डेडलॉक्स जो होते थे बहुत ज्यादा होते थे उस टाइम पे, लेकिन अगर आप आज की डेट में देखो तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन द सेंस कि अब मल्टीपल यूजर्स एक रिसोर्स को बहुत आराम से इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर फ्यू इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स विच यू कैन सी, जैसे क्लाउड की मार्केट ने इतना ग्रोथ कर लिया है डाउन द लाइन फ्रॉम 2023, ठीक है। एंड 60% of the corporate data is in the cloud right now. These statistics are of 2025. अभी 2026 चल रहा है, उसके बाद से तो और भी बूम आया है, जैसे एआई मार्केट में आया उसके बाद से तो और भी बूम आ गया है चीजों में, ठीक है।
इसका हिस्ट्री क्या है? पहले क्या होता था, मेन फ्रेम एरा होता था। मेन फ्रेम्स देखे आप में से किसी ने? किसी ने कभी मेन फ्रेम देखे हो या सुपर कंप्यूटर्स देखे हो? एनीबडी नोज अबाउट एनीथिंग? किसी को पता है मेन फ्रेम्स क्या हैं, सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं? एनीवन? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो मैम। मेन फ्रेम्स नहीं देखे? सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं देखे? वो बड़ा सा एक मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसमें कंटिन्यूसली डिस्प्लेज लगे होते हैं, बहुत सारी केबल होती है। जो पहले मेन फ्रेम्स एरा था ना, उसमें ना बहुत बड़े बड़े, मतलब एक रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे उसमें, और वो इतने पावरफुल होते पावरफुल थे। मतलब जो नॉर्मल हमारे घरों में कंप्यूटर्स यूज होते थे ना, मतलब घरों में तो उस टाइम पे होते ही नहीं थे कंप्यूटर्स यूज, बट जो जितने यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट के साथ पास जो कंप्यूटर्स यूज होते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे वो, और एक ऑपरेशन करने में भी उनको पूरा पूरा दिन लग जाता था। ठीक है, पहले के जैसे वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स हम लोग यूज करते थे। उसके बाद हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे हमारे। फिर फोर्थ जनरेशन से हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे, राइट। पहले के सिस्टम्स जो होते थे, पहले टोटली बैच बैच सिस्टम्स होते थे जो कि सीक्वेंस में चलते थे। बाद में 1960s में हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आए थे। टाइम शेयरिंग इन द सेंस कि जैसे आपको लगेगा कि जैसे 2 लोग या 3 लोग एक साथ काम कर रहे हो, या दो प्रोसेस या 3 प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता था। स्मॉल स्मॉल टाइम्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था सारे प्रोसेसेस को, कि देखने वाले को ऐसा लगता था, सामने वाले को, यूजर को ऐसा लगता है कि सारे प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हैं। जैसे मैंने हर किसी के लिए टाइम फिक्स कर दिया, एक प्रोसेस जो है 2 मिली सेकेंड चलेगा, दूसरा प्रोसेस भी 2 मिली सेकेंड चलेगा। तो ऐसे स्विचिंग होती थी, इतनी फास्ट फास्ट स्विचिंग। अगर आप लोगों ने बीसीए या बीएससी में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि प्रोसेस स्विचिंग कैसे होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टू नो अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज ये बेस है आपका प्रोसेस स्विचिंग समझना। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, तो आज जाके जरूर पढ़ना, बिकॉज अगर वो आपको बेस नहीं पता होगा तो आपको आगे चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, सो टाइम शेयरिंग इज द फाउंडेशन ऑफ क्लाउड। बिकॉज आज भी हम जैसे अगर मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारा जो बेस होता है वो टाइम शेयरिंग ही होता है। ठीक है, देन केम द नेटवर्किंग एरा। नेटवर्किंग एरा में क्या होता था, उससे पहले इंटरनेट नहीं होता था। आज की डेट में हम घर बैठ के कहीं पे भी कैसे भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस 1960s 1970s के टाइम पे हमारा आरपा नेट आ चुका था। ठीक है, देन 1970s में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था वर्चुअल मशीन्स का। कौन बताएगा वर्चुअल मशीन क्या होती है? ये तो पता होगा आप लोगों को, क्या होती है वर्चुअल मशीन्स? बताओ। वर्चुअल मशीन सुना है कभी पहले? बीसीए में तो पढ़ाया होगा आप लोगों को वर्चुअल मशीन्स के बारे में। से यस और नो बताओ। बताओ भाई, वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं? आता है, नहीं आता है, यस नो कुछ तो बोलो। सो रहे हो आप लोग क्लास में बैठ के? वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं? जब हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सिंगल हार्डवेयर पे रन करते हैं। हम लोग पहले क्या होता था कि एक हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, लेकिन आज की डेट में हम लोग एक हार्डवेयर पे, सिंगल हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकते हैं। किसी ने MS जॉस पे अगर काम किया हो तो उसको पता होगा कि जैसे अगर हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो उस पर हम दूसरा एक वर्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करके उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया SaaS। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, SaaS, IaaS,
PaaS, ये सारे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या था कि फर्स्ट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डिलीवरी, मतलब जो ऑनलाइन हमारा जो ई कॉमर्स सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो 1990s के एंड में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एरा आया था वो हमारा 2006 से आया था, और जो अभी चल रहा है वो हमारा मॉडर्न क्लाउड सिस्टम चल रहा है, विच इंक्लूड्स ग्लोबल क्लाउड इकोसिस्टम्स एंड मल्टी क्लाउड एनवायरमेंट्स, राइट। सो क्लाउड जो हमारा इवॉल्व हुआ है वो हार्डवेयर शेयरिंग से, रिसोर्स शेयरिंग से एंड सर्विस शेयरिंग से इवॉल्व हुआ है। पहले हम बहुत ही उस वे मतलब एक ही हार्डवेयर शेयर होता था, या एक ही रिसोर्स शेयर कर पाते थे, या एक ही चीजें मतलब एक ही कोई भी एक सर्विस इंटरनेट पे शेयर कर पाते थे। बट आज की डेट में इट्स ऑल मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग इज, इवन मल्टी क्लाउड भी हम आज की डेट में यूज करते हैं। मल्टी क्लाउड का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। ओके, टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल्ड क्लाउड। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं? टास्क डिवाइडेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स, मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे एक सिस्टम हमारा अपफ्रंट होता है जो कि यूजर को दिखाई देता है, बाकी जो पीछे के सिस्टम्स होते हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सिस्टम के ऊपर सारा लोड ना डाल के मल्टीपल सिस्टम्स मैंने बना दिए और उसको एक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। एक सिस्टम को मैंने एक टास्क दिया, दूसरे सिस्टम को दूसरा टास्क, तीसरे सिस्टम को तीसरा टास्क, तो सारे सिस्टम अपना टास्क कंप्लीट करके, ठीक है, वो सारा आउटपुट किस पे जनरेट कर रहे हैं? जो हमारा मेन एंड सिस्टम है जो कि यूजर को विजिबल है। तो दैट इज माय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं गूगल सर्च करती हूँ, ठीक है, तो गूगल सर्च जो होता है उसमें गूगल जो हमारा है उसके बहुत सारे सर्वर्स हैं। अब जो हमारा लोकल सर्वर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च करी अबाउट एनी एनिमल फॉर अ पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने कोई भी एनिमल के ऊपर इन्फॉर्मेशन सर्च करी, या मुझे कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे Amazon विजिट करना है, ठीक है, तो Amazon जरूरी नहीं है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे लोकल सर्वर पे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और सर्वर पे भी हो सकती है। सो उससे क्या होगा कि मैंने अपनी क्वेरी जो जनरेट करी वो मैंने अपने गूगल सर्च पे जनरेट करी, राइट। तो उससे क्या होगा कि जब वो उसको नहीं मिलेगा, जो मेरे सर्वर है, जो मेरे लोकल सर्वर है, उसको जब वो क्वेरी का आंसर नहीं मिलेगा तो वो दूसरे सर्वर्स पे जाके चेक करेगा। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क्स, ठीक है। देन वी हैव क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है? ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक्टिंग एज वन सिस्टम। लेकिन ये सारे क्या होते हैं? होमोजीनियस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हाई स्पीड कनेक्शन और सिंगल सिस्टम इमेज। क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं एक साथ जो कि होमोजीनियस होते हैं नेचर में, जो कि एक टाइप का ही काम कर रहे होते हैं विद हाई स्पीड कनेक्शन एंड सिंगल सिस्टम इमेज। तो वो हमारे क्या होते हैं? क्लस्टर सिस्टम्स होते हैं। मतलब हमने बहुत सारे क्लस्टर्स बनाए होते हैं विच आर होमोजीनियस, मतलब एक क्लस्टर में बहुत सारे सिस्टम एक टाइप के होमोजीनियस टाइप के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज लैब कंप्यूटर सॉल्विंग वन बिग प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मैंने एक ही लैब के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा दिया। जैसे मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और मेरे जो होमोजेनियस सिस्टम है उसमें सारे जो है सब करके एक एक पोर्शन उसका लेके उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? कंबाइनिंग ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम्स, जो कि लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब जो कि ज्योग्राफिकल एरिया के जो लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल प्रॉब्लम जो होती है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है। अब जैसे वेदर फोरकास्टिंग कैसे चलेगी कि हर जगह का, हर उसका लोकेशन का डिफरेंट वेदर होता है, लेकिन उनका जो काम है वो सेम है, सारे सिस्टम्स का काम क्या है? सेम है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? डिफरेंस क्या आएगा उसमें? डिफरेंस आएगा लोकेशन वाइज, ठीक है। सो दिस इज ग्रिड कंप्यूटिंग। तो क्लस्टर और ग्रिड में क्या डिफरेंस है? लोकेशन जैसे क्लस्टर की सेम हो, जैसे विद इन द लैब हो गई, और ग्रिड की अक्रॉस द लोकेशंस हो गई, ठीक है। और नेटवर्क क्या रहेगा? क्लस्टर तो ऑब्वियसली एक सिंगल लैन पे कनेक्टेड होगा, लेकिन जो ग्रिड है वो थ्रू आउट द इंटरनेट कनेक्टेड होगा। और कंट्रोल क्या रहेगा? क्लस्टर का सेंट्रलाइज्ड और ग्रिड का डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद वर्चुअलाइजेशन।
मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, तो लेट्स मूव ऑन टू वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या है? क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। मतलब हम एक ही सिस्टम पे, एक ही हार्डवेयर पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर सकते हैं टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे कि एक फिजिकल मशीन पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे ना बहुत सारी मशीन्स एक साथ चल रही हैं, लेकिन एक ही सिंगल हार्डवेयर पे हम बहुत सारी मशीन्स वर्चुअली रन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम वर्चुअली रन कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, आइसोलेशन एंड स्केलेबिलिटी। मतलब अगर मेरी एक वर्चुअल मशीन खराब भी हो गई तो मेरे पास और भी बहुत सारी हैं जो कि आई कैन यूज एफिशिएंटली एंड डू द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में बहुत सारे टीनेंट्स रहते हो, ठीक है, तो हर टीनेंट को हम क्या बोल सकते हैं? वर्चुअल मशीन की तरह। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग क्या हो गई? एक पर्टिकुलर सिस्टम हो गया, एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया। और एक कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, जिससे कि मैं आगे बताऊंगी कि कैसे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब जन्म हुआ था एक्चुअली में। तो जो हमारे पहले जो कंप्यूटर्स यूज़ होते थे वो बहुत ही बड़े होते थे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही उनको अफोर्ड कर पाती थी। एंड वो उनका जो कंप्यूटिंग पावर थी कह लो, या लॉजिकल मतलब जो उनकी प्रोसेसर की पावर थी वो बहुत हाई होती थी। लेकिन जो हमारे जैसे मतलब जैसे जो सिंपल यूजर्स लोग होते हैं, जैसे एकेडमिक्स में या डॉक्टर्स के पास या फिर गवर्नमेंट के पास इतने बड़े बड़े कंप्यूटिंग सिस्टम्स नहीं होते थे। गवर्नमेंट के पास होते थे, बट जैसे लो लेवल के उस पे ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी में नहीं होते थे, वो सिर्फ हाई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते थे। उनके बेसिकली फीचर्स क्या होते थे? हाई प्रोसेसिंग पावर, लार्ज स्टोरेज एंड वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, इसकी हायरार्की कैसी होती है? सबसे बड़ा जैसे जो सबसे पावरफुल होते हैं सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, फिर मेन फ्रेम्स, फिर मिनी कंप्यूटर्स, देन माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, अब देखो ये कनेक्शन देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में जितना भी कनेक्शन है, जैसे मेन फ्रेम से हमारी क्या निकली? टाइम शेयरिंग, और उससे वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसी से हमारे निकले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, क्लस्टर एंड ग्रिड। क्लस्टर का अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जिसमें हमारे होमोजीनियस सिस्टम्स होते हैं और सेम लैन के ऊपर हमारे कनेक्टेड होते हैं, जबकि ग्रिड क्या होते हैं? ग्लोबली हमारे कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। जबकि क्लस्टर किस पे होते हैं कनेक्टेड? इंट्रानेट पे, और ग्रिड वाले इंटरनेट पे। ठीक है, और इन सबको मिक्स करके जो कॉन्सेप्ट हमारा रेडी हुआ, दैट वाज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, देन कम्स वेब 2.0, जो कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग। वेब 2.0 आने से पहले हमारा था वेब 1.0। वेब 1.0 क्या आता था कि दैट वाज नॉट एट ऑल इंटरैक्टिव, वो बिल्कुल भी इंटरैक्टिव नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि वेब 1.0 में कि उसमें क्या होता था कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, सामने जो हमारे को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हम उसे रीड कर रहे हैं, हम उससे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते। बट आज की डेट में जैसे ही हमारा वेब 2.0 आया, उसके बाद से हम लोग, हमारे लिए हर चीज इंटरैक्टिव हो गई। ठीक है, Web 2.0 refers to the interactive, dynamic and user-driven web applications, right? जो कि क्या होती है? हमारी इंटरैक्टिव होती है, मतलब we can talk to them, we can talk like, मैं आपसे, यहाँ पे भी वेब 1.0 ही चल रहा है, मैं ही बोली जा रही हूँ, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, दिस इज वेब 1.0। लेकिन अगर आप लोग जवाब दो, क्लास को इंटरैक्टिव बनाओ, तो दैट कम्स वेब 2.0। ठीक है, इंटरैक्टिव, डायनेमिक एंड यूजर ड्रिवन वेब एप्लीकेशंस। जैसे अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँ, तो आज की डेट में जैसे इंस्टाग्राम ही देख लो, इंस्टाग्राम हैज बिकम वेरी इंटरैक्टिव बिकॉज इट कम्स अंडर वेब 2.0। मैं उसमें स्टोरीज पोस्ट कर सकती हूँ, मैं उसमें अपनी वैसे पोस्ट कर सकती हूँ, सिंपल पोस्ट, वीडियोस पोस्ट कर सकती हूँ, रील्स बना सकती हूँ। आई कैन इवन लाइक इंटरैक्ट विद द सिस्टम, आई कैन गो लाइव, आई कैन टॉक टू द अदर पर्सन। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जैसे गूगल मीट चल रहा है, तो दिस इज ऑल इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक। ठीक है,
एंड यूजर ड्रिवन वेब एप्लीकेशन. यूजर ड्रिवन मीन्स इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. ठीक है, मुझे किसी से जाके सीखने की जरूरत नहीं है. मुझे पहले, मैं जैसी सिस्टम देखूंगी मुझे समझ आ जाएगा मुझे क्या करना है. वेब 1.0 वॉज वेरी स्टैटिक. ठीक है, जिसमें हम रीड ओनली ही कर पाते थे. लेकिन वेब 2.0 इज डायनेमिक, जिसमें रीड, राइट एंड इंटरैक्ट, वी कैन डू एवरीथिंग. ठीक है, की फीचर्स क्या हैं? यूजर इंटरेक्शन. यूजर कैन क्रिएट एंड मॉडिफाई कंटेंट. यूजर जो है अपना कंटेंट जो है खुद से क्रिएट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है. डायनेमिक कंटेंट, रियल टाइम अपडेट्स विदाउट पेज रीलोड. मतलब मुझे हर चीज हर बार पेज रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुझे पता लग जाएगा कि मेरा कंटेंट जो है डायनेमिक है. डायनेमिक इन द सेंस कि ऑन द, मतलब अपने आप अपडेट हो रहा है, वो रेगुलरली अपडेट हो रहा है वो. ठीक है, उसमें कोई भी नया कुछ भी आ रहा है तो अपने आप अपडेट हो रहा है, मुझे उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिच यूजर इंटरफेस, स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव इंटरफेसेस. पहले की तरह जैसे जो इंटरफेसेस होते थे वो बहुत डिफिकल्ट होते थे टू अंडरस्टैंड, बट आज की डेट में इतने ज़्यादा यूजर फ्रेंडली एंड आई कैचिंग इंटरफेसेस आ गए कि हमें मज़ा आता है उनमें काम करने में. ठीक है, और एआई के आने के बाद से तो और भी ज़्यादा थिंग्स हैव मूव्ड ऑन फास्ट पेस. कोलैबोरेशन, मल्टीपल यूजर्स इंटरैक्ट साइमल्टेनियसली. जैसे हम वीडियो कॉल्स करते हैं या जैसे हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हैं. सो दिस कॉल कोलैबोरेशन, मतलब ऑन द गो सारी चीज़ें हमारी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल मैप्स हैं. ठीक है, हम रियल टाइम नेविगेशन हम उसमें लगाते हैं तो उसमें हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे ही सामने वो रियल टाइम में हमें रास्ता बताता हुआ चला जाता है. जैसे जैसे हम उस लोकेशन पे पहुंचते हैं हमारा जीपीएस ऑन होता है, हमारा लोकेशन वाला वो ऑन होता है फ़ोन में. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे होते हैं हमें वो बताता है कि आगे हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है. वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें रियल टाइम नेविगेशन हमें दिखाता है, हमें बार बार उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, तो इट्स ऑल वेब 2.0, जबकि वेब 1.0 वॉज टिपिकली स्टैटिक. ठीक है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लाउड? क्लाउड एप्लीकेशंस टू बी एक्सेस्ड वाया ब्राउजर, रियल टाइम कोलैबोरेशन. अच्छा, जैसे टेस्ला की कार का अगर मैं एग्जांपल लूँ. ठीक है, अभी ड्राइवरलेस कार्स आर लाइक, मतलब वो ड्राइवरलेस कार्स अब कॉमन हो चुकी हैं. अगर मैं बाहर की बात करूँ, नॉट इन इंडिया, बट उसमें जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है ड्राइवरलेस कार्स में, कोई बताएगा मुझे कि ड्राइवरलेस कार्स हमारी कैसे चलती हैं? मतलब खुद सोच के बताओ कि ऐसा क्या होता है ड्राइवरलेस कार्स में कि वो विदाउट एनी एक्सीडेंट, विदाउट एनी कॉजुअलिटीज इतना स्मूथली रोड्स पे रन कर रही हैं? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? हमारी ड्राइवरलेस कार्स इतनी सक्सेसफुल कैसे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वेरी गुड. सेंसर एंड एआई. एआई नहीं बच्चे, इसमें मेन जो हमारा रोल आ रहा है, एआई तो हर चीज को एनहांस करने के लिए है. इसमें जो मेन हमारा रोल आ रहा है दैट इज योर क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें. जो हमारी ड्राइवरलेस कार्स हैं वो किसकी मदद से काम कर रही हैं? सेंसर्स की मदद से बेसिकली. ठीक है, लेकिन सेंसर्स ऐसे वैसे नहीं जो कि रियल टाइम में हमारे काम करें. वो डेटा हमारा कहाँ से लेते हैं? क्लाउड से लेते हैं डेटा सारा. क्लाउड से इन द सेंस रियल टाइम हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन जाता है. जैसे हमारे गूगल जिस जिस वे में हमारे गूगल मैप्स काम करते हैं ना, आगे बताते हैं कि रोड में ब्लॉकेज है. गूगल मैप्स तो अभी भी इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जितना एडवांस हमारी ये टेस्ला की कार्स हो गई हैं. क्योंकि गूगल जैसे अगर आगे रोड ब्लॉक है या फिर कोई जैसे रोड बंद है या कहीं पे पेड़ गिरा हुआ है या जैसे कुछ भी है, तो गूगल मैप्स इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं कर पाता है. जैसे अगर आप कभी जाओगे और रास्ते में पेड़ गिरा होगा तो गूगल मैप्स उसको नहीं दिखाएगा अनलेस समबडी रिपोर्ट्स. उसमें क्या फीचर होता है कि हमें रिपोर्ट करना पड़ता है. जब तक मैं जैसे मैं उस रास्ते से जा रही हूँ, अनलेस आई रिपोर्ट, तो तब तक वो उसको लगेगा कि ये रास्ता खाली है. गूगल मैप्स को ये लगेगा और वो उसको ब्लू ही दिखाएगा, जबकि उसको रेड होना चाहिए या ऑरेंज होना चाहिए ड्यू टू ब्लॉकेज. ठीक है, लेकिन जो हमारी ड्राइवरलेस कार्स हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हैं? वो गूगल फोटोज की मदद से, मतलब वो ऊपर से सैटेलाइट से फोटोज उनको डायरेक्टली जाती हैं. रोड का एक्चुअल रियल टाइम जो
पिक्चर होता है वो उनको दिखाया जाता है, ठीक है। एंड इफ एनी पर्टिकुलर से अगर कोई कार चल रही है रास्ते में और सामने से बच्चा आ गया भागता हुआ, ऐसा वैसे फॉरेन में बहुत कम होता है, इंडिया में ज्यादा होता है। तो अगर जैसे कोई भी आ गया या कोई भी ब्लॉकेज आ गई सामने से, तो उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी ऐसे होती है कि वो उसको देख लेती है और उसको वहीं पे वो ब्रेक्स लगा लेती है, जो भी है, मतलब उस चीज को ऐसे मेजर कर लेती है बहुत ही रियल टाइम बेसिस पे। एंड दैट इज डन थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स विच वी विल रीड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली। यस, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैव गॉन वेरी एडवांस्ड फ्रॉम, जैसे पहले होता था, अब उससे चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं हमारी। और अब जब जैसे आप इस चीज को पढ़ोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग को आप जितना डीपली पढ़ोगे उतना आपको मजा आएगा उस चीज को समझने में, ठीक है। देन कम्स सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स हमारे क्या होते हैं? इज एन आर्किटेक्चरल अप्रोच वेयर एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग इंडिपेंडेंट रीयूजेबल सर्विसेज। मतलब जो जहाँ पे एप्लीकेशंस जो होती हैं हम उनको बिल्ड करते हैं इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल सर्विसेज। रीयूजेबल हम क्यों कह रहे हैं? सो दैट वी सेव मेमोरी एंड टाइम। अगर हम एक ही बार यूज करेंगे रिसोर्स को, तो हमारा उससे हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, उससे हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। हमें क्या बचानी है आज की डेट में? हमारा जो हमें मेन दो चीजें बचानी होती है, टाइम एंड स्पेस, ठीक है। इसमें से भी हमारा टाइम हमें ज्यादा बचाना है क्योंकि स्पेस जो है हमारा इतना एक्सपेंसिव नहीं है, टाइम बहुत एक्सपेंसिव है। टाइम को हम खरीद नहीं सकते, हम उसको ना वापस किसी टाइम में जा सकते, ना हम उसको वो कर सकते, स्टॉप कर सकते। लेकिन स्पेस हम खरीद सकते हैं। आज की डेट में स्पेस बहुत सस्ता हो गया, बहुत सस्ता इन द सेंस कि जैसे अगर आप लोगों को मैं बताऊं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारे सिस्टम में क्या होती है, कौन बताएगा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? कौन बताएगा कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? बताओ। दिस इज वेरी बेसिक, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनीवन? कुछ भी बताओ, वेग आंसर ही दो, दो तो सही। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? रैम। नहीं, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है रजिस्टर्स। सीपीयू के अंदर, सीपीयू किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा? रजिस्टर्स से। किससे कनेक्टेड है? रजिस्टर। रजिस्टर्स से। उसके बाद जो आती है हमारी, दैट इज योर कैशे मेमोरी, ठीक है। देन कम्स योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, राइट। तो जो हमारी रजिस्टर्स भी आज की डेट में, पहले की डेट में जो होते थे केबीज में आते थे और वो बहुत महंगे होते थे। आज की डेट में भी अगर हम लें तो जीबीज में, हमारे टेराबाइट्स में भी हमारे रजिस्टर्स आने लग गए हैं। दे आर एक्सपेंसिव बट द बिग कंपनीज आर अफोर्डिंग दोज रजिस्टर्स, ठीक है। कैशे मेमोरी भी हमारी टेराबाइट्स में आने लग गई है आज की डेट में। तो हमारा जो स्पेस है वो बहुत सस्ता हो चुका है आज की डेट में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। बट टाइम हम कभी ना खरीद सकते हैं, ना हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या बचाना है? टाइम बचाना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम रीयूजेबल सर्विसेज यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन सेव टाइम एंड स्पेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो कि सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। सर्विस ओरिएंटेड मतलब जो कि हम जैसे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यूज एक्सिस्टिंग सर्विसेज वाया नेटवर्क कॉल्स। बेसिकली जैसे हम कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। व्हाट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन? कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कौन बताएगा? कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कोड को बेटर रीराइट करना, मेमोरी और टाइम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोड ले लेती हूँ, जैसे फैक्टोरियल का ले लेती हूँ, ठीक है।
फैक्टोरियल का कोड अब मैं क्या करूंगी, हर बार मेरे को जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूंगी, पहले हर बार उसको उसका फॉर्मूला लिखूंगी, ठीक है, और हर बार उसको रन करूंगी, लूप लगाऊंगी उस पे, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेमोरी, but I can save that time by using a procedure called recursion, right? recursion आप लोगों ने पढ़ा होगा सी में और इन सब में, बेसिक अपने उसमें। सो आई कैन डू अ कोड ऑप्टिमाइजेशन बाय यूजिंग रिकर्शन, मतलब अपने आप एक ही प्रोसीजर को बार बार कॉल करना until I am done with my condition, I have met my condition, right? So this is code optimization. Similarly we do resource optimization, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम एक ही रिसोर्स को हम मल्टीपल जगह पे यूज करते हैं सो दैट वी कैन सेव द टाइम एंड स्पेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। और इट ऑल्सो मतलब ये जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोगों को पता होगा कि हम जैसे प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, प्रोटोटाइप्स क्यों बनाते हैं, जैसे हमने एक टेम्पलेट बना के रख लिया। अब जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ठीक है, वहां पे मुझे पता है कि मुझे हर महीने एक टाइम शीट बना के देनी है या मुझे कुछ भी बना के देना है। सो क्या मैं हर महीने उसको स्क्रैच से बनाऊंगी? दैट विल बी वेरी स्टूपिड ऑफ मी। कोई भी उसको स्क्रैच से नहीं बनाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे, हम उसका एक टेम्पलेट बना के रख लेंगे पहले से, और उस टेम्पलेट को हम बार बार रीयूज करेंगे हर बार, राइट? मंथली हम उसको रीयूज करेंगे। वी जस्ट हैव टू फिल इन द टेम्पलेट एंड देन वी कैन सबमिट इट, राइट? वी डोंट हैव टू राइट, हमें बार बार उसको स्क्रैच से रीराइट करने की जरूरत नहीं है। सो सिमिलरली नेटवर्क ऑल्सो डज दैट। जो सर्विसेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं विच वी कैन रीयूज, और वी कैन लाइक उनको जरा सा कस्टमाइज करके मॉडिफाई करके हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरे को नई वेबसाइट चाहिए अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, आई विल गो टू अ वेंडर, मैं उसे बोलूंगी कि भाई मुझे ऐसे ऐसे मेरी एजुकेशनल वो है, प्लेटफॉर्म है, एंड आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट एंड आई नीड अ वेबसाइट फॉर माई इंस्टीट्यूट, राइट? सो व्हाट विल द वेंडर आस्क मी कि आपकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इट विल आस्क मी, वो उसकी बेसिस पे हमारा पूरा बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, सर्विस अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो वो सारा प्रिपेयर कर लेगा उसको, फिर वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूछेगा। हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी टाइप की होती है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम बताएंगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे जो वेंडर होते हैं उसको पता होती है ऑलरेडी, वो हम कभी नहीं बताते, ठीक है। वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, किसी को पता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एनीवन जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ध्यान से पढ़ा हो, किसी को पता है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नो वन। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि स्पीड हो गई, मेमोरी हो गई। अब हम ये तो नहीं बताएंगे ना वेंडर को कि मेरी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि यूजर क्लिक करे इस आइकन पे तो इतनी स्पीड में आइकन खुलना चाहिए। ये चीजें बताने वाली नहीं होती, ये चीजें लॉजिकल होती हैं, अपने आप से वेल सेल्फ अंडरस्टूड होती हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। वेंडर को पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर यूजर आइकन पे क्लिक करे तो इतनी स्पीड में खुलना चाहिए, ठीक है। यस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी, ये सब हमारी क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब उसने मेरी रिक्वायरमेंट्स ले ली वेंडर ने सारी। अब वो क्या करेगा, वो स्क्रैच से नहीं बनाएगा कभी भी वेबसाइट, वो क्या करेगा, अपने टेम्पलेट्स यूज करता है और उस टेम्पलेट को हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको मॉडिफाई करता है। दिस इज प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा हो तो उसमें प्रोटोटाइप मॉडल्स हमारे यूज होते हैं, ठीक है, विच इज वेरी टाइम सेविंग। और फिर वो हमें दिखाएगा, फिर हम उसमें अगर हमें फर्दर चेंजेस कराने होंगे, सो वी कैन गो फॉर फर्दर चेंजेस आल्सो। नाउ the same concept is for service oriented architectures, SOA, which is very important for cloud computing, ठीक है। so use existing services via network calls, हम existing services use करते हैं and we can modify and customize as per our user need। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लूज कपलिंग, सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट, ये नहीं है कि सारी सर्विस एक साथ में कपल्ड है। कपलिंग क्या होती है, ये भी अनदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। कपलिंग कोहेशन, याद आया? सेम टाइप के मॉड्यूल्स को एक साथ रखना ताकि कम से कम नॉट दैट
ट्रू। कपलिंग और कोहेशन क्या होता है? कपलिंग होता है कि जैसे नॉट सेम टाइप के मॉडल, जैसे अगर दो इंडिपेंडेंट मॉडल्स हैं और उसके बीच में एक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, दैट इज कपलिंग। मतलब मेरा पहला मॉडल दूसरे मॉडल के बिना चल ही नहीं सकता, दैट इज कपलिंग। दैट इज ठीक है, लेकिन कपलिंग हमारी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए हमेशा। कोहेशन हमारी ज्यादा होनी चाहिए। कोहेशन इज विद इन द मॉडल। अगर एक मॉडल के अंदर अगर हम इंडिपेंडेंट फीचर्स बना देंगे सारे, तो उससे हमें दिक्कत होगी आगे जाके। उन फीचर्स में डिपेंडेंसी होनी चाहिए, कोहेशन हमारी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन विद मल्टीपल मॉडल्स के अंदर डिपेंडेंसी बहुत मिनिमम होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? हम आइटरेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आइटरेटिव प्रोग्रामिंग मतलब हम एक मॉडल को, मल्टीपल मॉडल्स को हम पैरेलली रन कर सकते हैं, विच सेव्स आवर टाइम एंड एवरीथिंग। ठीक है, राइट। सो दिस इज लूज कपलिंग। मतलब हमारी कपलिंग जो होनी चाहिए हमेशा कम होनी चाहिए। दो सर्विसेज आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे अगर मैं प्रिंट का कमांड दूं तो मेरा प्रिंट का कमांड तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं स्कैन नहीं कर लेती या मैं कुछ और नहीं कर लेती। तो दिस इज वेरी वेग। इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है कि दो सर्विसेज का है आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हमेशा, सो दैट वी कैन रीयूज देम ऑन द इंटरनेट। ठीक है, देन रीयूजेबिलिटी, ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात ही सारी इसी की कर रहे हैं। हमें टाइम और सेव बचाना है, टाइम और स्पेस बचाना है अपना। इंटर ऑपरेटिबिलिटी मतलब वर्क अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। जैसे ये नहीं होना चाहिए कि जैसे अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर सिस्टम पे, इसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका सर्विस बिकेगी ही नहीं। आप बैठ जाओगे भैया, हो गया आपका बिजनेस, हो गया बस यहीं पे खत्म बिजनेस। फिर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन यूजेस प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, XML, JSON। ठीक है, मतलब कि इट हैज टू बी वेरी वर्सेटाइल। इतना वो होना चाहिए स्टैंडर्ड। हमारे जो जितने भी इंटरनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मतलब उनसे कंपैटिबल होनी चाहिए। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, एप्लीकेशन नीड्स फंक्शनैलिटी, सेंड रिक्वेस्ट ओवर नेटवर्क, सर्विस प्रोसेसेस रिक्वेस्ट, रिटर्न्स रिस्पॉन्स, विच इज वेरी मतलब बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज। एक एप्लीकेशन को ये फंक्शनैलिटी चाहिए, उसने क्या किया, नेटवर्क पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, ये फंक्शनैलिटी चाहिए, ये रिसोर्स करके ये रिसोर्स यूज करके मेरी ये फंक्शनैलिटी हो जाएगी। ठीक है, सर्विस जो होती है वो उसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। जैसे मैंने गूगल पे टाइप करा सर्च इंजन पे कि मुझे ये सर्च करना है, तो वो गूगल क्या करेगा, उसको मतलब उसको डिफरेंट सर्वर्स में, अपने पहले लोकल सर्वर में चेक करेगा, फिर लोकल सर्वर से दूसरे सर्वर्स में चेक करेगा जाके, फिर उसको यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सिमिलर वे में दिस SOA वर्क्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ठीक है, अब ई कॉमर्स ऐप पे जरूरी नहीं है कि पेमेंट भी उसी में इनकॉर्पोरेटेड हो। इट्स अ सर्विस। पेमेंट भी क्या है, एक सर्विस है। ठीक है, और वो सर्विस को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? अब या तो जो जैसे मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, जैसे मिंत्रा किसी ने बनाया है। ठीक है, तो मिंत्रा क्या कर सकता था, खुद का एक पेमेंट गेटवे बना सकता था, लेकिन वो क्या होता कि बहुत सारा रिसोर्स यूज करना पड़ता उसे स्क्रैच से, सारी डेवलपमेंट करनी पड़ती उसे स्क्रैच से, सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ता। इंस्टेड उसने क्या सोचा, उसने थर्ड पार्टी ऐप से उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। जैसे कि जब भी हम पेमेंट करने जाते हैं मिंत्रा पे, तो पूछता है कि आपको UPI करना है, या आपको नेट बैंकिंग करनी है, या आपको कुछ और करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है। ठीक है, सो व्हाट इट डिड कि उसने अपने रिसोर्सेज को सेव करने के लिए उसने उनको रीयूज किया, राइट, थर्ड पार्टी API यूज करके। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जो हमारी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी लार्ज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो सर्विसेज होती है वो हमारी बहुत स्मॉल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कपलिंग इनमें क्या होती है, बहुत मॉडरेट होती हैं, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में बहुत लूज होती है क्योंकि वो छोटी लेवल की सर्विसेज होती हैं। जबकि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है, पूरे ऑल ओवर द नेटवर्क, ऑल ओवर द ग्लोबली हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन उसमें क्या रहती है, सेंट्रलाइज रहती है, जबकि माइक्रो सर्विसेज में डिसेंट्रलाइज रहती है। जैसे यूसेज उसकी क्या है, एंटरप्राइज सिस्टम्स, और उसमें मॉडर्न क्लाउड एप्स। ठीक है, ओके, जो इसकी आगे की सर्विसेज आएंगी वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, जैसे IaaS, PaaS और SaaS।
ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विसेज, कोई मुझे एग्जांपल दो जिसमें हम इंटरनेट पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विसेज यूज कर रहे हो, या सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दो मुझे, कौन देगा? सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दो। कोई भी एप्लीकेशन है वो SaaS ही है, मेक माई ट्रिप, गो हम्म, और इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे ऐश्योर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मैं उसको एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या हो गया? व्हाट इज एन वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? मतलब वो चेयर टेबल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। होस्ट यहाँ कर पे क्या सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर? एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे हमने कोई भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया, उसको प्रोवाइड करा यूजर्स को, सो वी कैन यूज दैट एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हम इनके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी सब चीजें वही हैं, सेम ही है ये सब। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के? जैसे क्रिएट वर्चुअल ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, हम अपनी वर्चुअल मशीन्स खुद बना सकते हैं क्लाउड पे। ठीक है, स्टोरेज एलोकेट कर सकते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब हम मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से, और कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग इज ग्लोबल, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वर्क्स, राइट? इट इज नॉट कि एक फिजिकल सिस्टम पे, एक फिजिकल जगह पे वो स्टोर्ड है। रिसोर्स पूलिंग, वी कैन डू रिसोर्स पूलिंग। अभी अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें रिसोर्स पूलिंग करनी है, रिसोर्स का रीयूज करना है। दिस इज व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ। ठीक है, रैपिड इलास्टिसिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे मुझे अपनी वेबसाइट एकदम से बंद करनी पड़ जाए, सो मैं एकदम से उसको बंद कर सकती हूँ, या मुझे एकदम से उसको स्केल अप करना है, मैं विद इन 5 मिनट्स को स्केल अप कर सकती हूँ। मैं जाऊंगी सीधा AWS पे जाऊंगी, उसको अपग्रेड करूंगी, अपना जो मैंने होस्टिंग सर्विसेज ले रखी है, बाय कर रखी है, उनको मैं अपग्रेड करूंगी, एंड देन आई कैन लाइक रन इट ऑन माय सिस्टम। मैं उसको वेबसाइट मेरा एकदम से स्केल अप हो जाएगा। ठीक है, मेजर्ड सर्विस, आप लोग अगर कभी अपनी कंपनी में जाओ तो उसमें देखना मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं आपकी कंपनीज में, हमेशा हर कंपनी में होते हैं मॉनिटरिंग स्टेशंस। वहां पे क्या होता है कि आपकी जो कंपनी आपके जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसको मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटरिंग 2 लेवल पे भी हो सकती है, जैसे कि जो यूजर लेवल पे है कि मैं अपने अपने डैशबोर्ड पे, जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन बाय करी, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाओगे तो यू कैन मॉनिटर कि आप लोगों ने कितना, मतलब जैसे अगर आप कोई वहां पे इंस्टाग्राम पे कोई चीज सेल कर रहे हो या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, सो यू कैन मॉनिटर कि आप वहां पे कितना फुटफॉल हो रहा है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, कितने लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं आपके। ठीक है, एंड कितने लोग किसमें, जैसे जैसे कंपनीज करने लगी ना आजकल AI की मदद से, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया। ठीक है, या आप ये देख सकते हो कि लिंक क्लस्टरिंग, हमारी लिंक क्लस्टरिंग में क्या होता है कि जैसे अगर आप जैसे कोई प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन सर्च किया, ठीक है, और आपने कोई और वेबसाइट पे गए, तो वहां पे ऐड आने लग जाते हैं ना एकदम से। जैसे आपने बैग सर्च किया तो वहां पे भी बैग्स की बैग सर्च, वो बैग्स आने लग जाते हैं आपको एड्स में। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ। तो आप ऐसे मॉनिटर और वो कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो यूजर है वो उस किस में इंटरेस्टेड ज्यादा है, कौन से, मतलब या किस एज का जो यूजर है वो कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को कार्टून वाले बैग्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको अपने उससे पता लग जाएगा, मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। या जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है, जैसे ओल्डीज हैं, अबव 60 हैं, उनको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। सो लाइक दिस वे यू कैन मॉनिटर एवरीथिंग यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑन डिमांड है, ब्रॉड एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी एंड मेजर्ड सर्विस। अब ये हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं बेसिक एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है कि जैसे हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जब किसी को सर्विस में देते हैं, ठीक है, मतलब मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है एंड कंपनीज आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर ओन प्रोडक्ट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने एक स्टोरेज उनको प्रोवाइड करा कि मैंने एक बहुत बड़ा स्टोरेज का वो बनाया है, या मैंने क्लाउड पे स्टोरेज खरीदा है, या किसी भी होस्टिंग उस पे,
और मैं उस पर्टिकुलर चंक ऑफ स्टोरेज को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को सेल कर रही हूँ कि मुझे आप इसका किराया दो, आप इसको यूज करो और इसका किराया मुझे दो, ठीक है। दिस इज माई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका कोई और एग्जाम्पल दो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का, कौन देगा? एग्जाम्पल दो। एनीवन? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन एंड डिफरेंट यूजर्स कैन यूज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका हमें पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलता है फिर, ठीक है। जैसे वर्चुअल मशीन्स मैंने बना दी बहुत सारी, मेरे पास एक हार्डवेयर है उसके ऊपर मैंने वर्चुअल मशीन्स बना दी, हाँ एज़ोर वर्चुअल, तो अगर मैं वो यूज कर रही हूँ आई कैन गिव दैट, ठीक है। नेटवर्क्स हो गए, फिर आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास। प्लेटफॉर्म मतलब मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया या कुछ भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसपे द यूजर कैन होस्ट देयर सॉफ्टवेयर्स। उस प्लेटफॉर्म पे यूजर अपना सॉफ्टवेयर चला सकता है, अपना मतलब कुछ भी इंस्टॉल करके उस चीज को चला सकता है। मैंने उसको प्लेटफॉर्म दे दिया, उसको प्लेटफॉर्म स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब मैंने कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना दिया एंड दैट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज ग्लोबली, कहीं से भी वो यूज कर सकते हैं। जैसे जीमेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, मतलब ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर मैंने बना दिए, ठीक है। और उनमें उनको एज अ सर्विस यूजर को दे रही हूँ एंड आई चार्ज बेस्ड ऑन देयर यूसेज, ठीक है। ये सब भी हम पढ़ेंगे। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं हमारे क्लाउड में, वो क्या होते हैं कि जैसे पब्लिक क्लाउड क्या होता है जो कि सबके लिए ओपन होता है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलरली उसको अपने लिए बाय किया होता है उस क्लाउड सर्विस को। और हाइब्रिड मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि कुछ पोर्शन वो प्राइवेट के लिए रखती हैं और कुछ पोर्शन पब्लिकली वो यूज करती हैं। अब इसमें सबसे महंगा कौन सा होगा, प्राइवेट वाला, क्योंकि वो डेडिकेटेडली वो स्पेस जो होता है, वो जो क्लाउड का जो स्पेस है वो डेडिकेटली एक कंपनी ने अपने लिए बाय कर दिया, उसमें कोई और अपना उसमें कुछ भी चला नहीं सकता, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक्सेसिबिलिटी, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, फास्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। डेटा इंसाइट्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं एंड स्केलेबिलिटी, मतलब इसमें डाउन टाइम कभी आना ही नहीं चाहिए। कोई बताएगा मुझे इसमें डाउन टाइम क्यों नहीं आना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होगी अगर डाउन टाइम आ गया तो? एनीवन? डाउन टाइम आने से क्या प्रॉब्लम होएगी, सोच के बताओ। बताओ। डाउन टाइम आने से क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर मेरे क्लाउड में कोई भी सर्विस डाउन हो गई तो क्या दिक्कत आएगी? दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, बताओ। सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी मैम, जो भी वहाँ पे कंपोनेंट हमारे रन हो रहे हैं क्लाउड पे। राइट, वी विल लूज आवर बिजनेस। आज की डेट में चीजें कितनी एडवांस हो गई, मतलब ऐसे स्प्लिट सेकंड में हमारी चीजें बहुत बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर हमारा 1 मिनट का भी डाउन टाइम आ गया तो हमारी जो सर्विसेज हैं, जो यूजर है वो कहीं और भागेगा, वो तो कहेगा ये कंपनी बेकार है, ये तो इसमें तो डाउन टाइम ही रहता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नो। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मैम एक क्लास और है ना अभी 3 to 5? आई गेस सो, आई वाज लाइक asked to take 1 hour class। क्योंकि हमारे शेड्यूल में तो गिवन है कि सेम 2 to 7 का ही है, 1 to 3 हाँ, तो then आप 3 लोग to वेट कर लीजिए, द टीचर विल ज्वाइन सून।
ठीक है? बट सब्जेक्ट आपका ये हाँ आगे सॉरी? सब्जेक्ट इज सेम मैम 2 to 7